5 साल काम और जिंदगी भर आराम। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा पॉसिबल है। बताता हूँ कैसे। बात है 3 दोस्तों की, सत्यम, दीपक और नितिन। ये तीनों ही बड़े अच्छे दोस्त हैं और करंटली इनकी एज 20 साल है और जस्ट अभी अभी तीनों की जॉब लगी है। सत्यम एक मार्केटिंग कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी सैलरी 20,000 है। दीपक एक IT कंपनी में एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी 15,000 है। जबकि नितिन अपने फादर का बिजनेस हैंडल करता है, जो कि एक छोटी सी राशन की दुकान है। महीने का 30 से 40 हजार तक उसे अपने बिजनेस से प्रॉफिट हो जाता है। अब इन सभी में सबसे ज्यादा मेहनत का काम सत्यम का होता है, क्योंकि वो सेल्स का काम हैंडल करता है तो उसे दिन भर अलग अलग क्लाइंट से बात करनी पड़ती है और बॉस का दिया हुआ टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। कई बार काम इतना ज्यादा हो जाता था कि बॉस से बहस भी हो जाती थी और सत्यम इस रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। सत्यम के पापा एक इन्वेस्टर हैं और इसलिए कई बार उसके फादर से उसके इन्वेस्टर दोस्त मिलने आया करते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि जब सत्यम घर पे होता था उसी टाइम आ जाते थे। उसने काफी बार अपने फादर और उनके दोस्तों को इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें करते हुए सुना था और एक दिन क्यूरियस होकर उसने इस बारे में अपने फादर से पूछ ही लिया कि पापा, मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इस वर्क लाइफ से मैं समझ गया हूँ कि कोई भी अमीर नहीं बन सकता। इस पर उसके पापा खुश होते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की सारी नॉलेज वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते हैं और उसे कुछ बुक्स के नाम बताते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने से पहले इन सभी बुक्स को पढ़ लेना। और ठीक वैसा ही सत्यम करता है, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले वो ये बात अपने दोस्तों को भी बताता है। तो उसकी बात सुनकर दोनों दोस्त बोलते हैं कि 10 साल बाद हम होंगे या नहीं, इस बात की क्या गारंटी। तो इन सब चक्करों में पढ़ने से अच्छा अभी प्रेजेंट लाइफ में ध्यान दे और पैसा कमा। सत्यम को थोड़ी निराशा होती है उनकी बातें सुनकर, लेकिन वो अपना मन नहीं बदलता और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करता है। इसके लिए वो एक इंडेक्स फंड सेलेक्ट करता है और उसमें एक 3,000 रुपए की SIP करना शुरू करता है और लगातार 5 साल तक वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखता है। अब दोस्तों हम सीधा चलते हैं 5 साल आगे, जब तीनों दोस्त की एज 25 साल हो चुकी है। अब सत्यम ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। अब वो अपनी कंपनी में सेल्स एम्प्लॉय से सेल्स मैनेजर बन चुका है। उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी है। सत्यम कोई भी सेविंग नहीं करता। अब वो अपने सारे पैसे अपने एंजॉयमेंट और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च करता है। दीपक और नितिन की कमाई में भी इजाफा हुआ था, लेकिन वो अपने फैमिली के खर्च और सेविंग करने में इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके पास मंथ के एंड में सिर्फ 500 से 1,000 रुपए बचते थे। उधर सत्यम कोई सेविंग नहीं करता और सिर्फ एंजॉय करता है। दोनों को ये बात बड़ी अजीब लगती है। दीपक नितिन से बोलता है कि यार, मुझे लगता है हमें भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए थी सत्यम के साथ, तो आज हम भी सत्यम की तरह मौज कर रहे होते। तो इस पर नितिन थोड़ा भड़कते हुए बोलता है, तू भी उसी चक्कर में पड़ रहा है, ये सब फालतू है। सत्यम के पापा के पास बहुत पैसे हैं, जरूर वही देते होंगे उसे इतने उड़ाने के लिए। ये बोलकर नितिन चला जाता है। लेकिन अब दीपक को भी समझ आ गया था कि इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है और वो भी सोच लेता है कि सत्यम ने तो सिर्फ 5 साल ही इन्वेस्ट किया है, मैं 7 साल तक करूंगा। और वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। अब दोस्तों सीधा चलते हैं 7 साल बाद, जब तीनों की एज 32 साल हो गई है। अब सत्यम और दीपक दोनों ही इन्वेस्टमेंट से फ्री हो चुके हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। लेकिन नितिन आज भी उसी सेविंग और खर्चों के जाल में फंसा हुआ है। सत्यम और दीपक दोनों को देखने के बाद नितिन को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। नितिन अगले ही दिन सत्यम के घर जाता है और उससे कहता है कि यार, तू सही था, मुझे भी तुम लोगों के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए थी। मुझे लगता था कि मेरी मंथली इनकम इतनी अच्छी है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं गलत था। आज महीने के 50,000 रुपए से ज्यादा कमाने के बाद भी मेरे पास अपने फ्यूचर के लिए 1 रुपए की सेविंग नहीं है, क्योंकि सारे पैसे फैमिली की नीड्स और लोन में चले जाते हैं और महीने की आखिर में आज भी वही 2 से 4,000 रुपए ही बचते हैं। लेकिन शायद अब तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए लेट हो चुका हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उस पर सत्यम मुस्कुराता है और बोलता है कि चलो, तुझे समझ तो आया कि तूने गलती की है। कई लोगों को तो पूरी जिंदगी में इस बारे में पता नहीं चल पाता। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई राइट टाइम नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट ही हमारा राइट टाइम है। तो तू आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर और मैं तुझे गाइड करूंगा जब भी तुझे कोई हेल्प चाहिए होगी। लेकिन क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट लेट स्टार्ट की है तो तुम्हें बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा। सत्यम के समझाने पर नितिन को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो सत्यम के बताए अनुसार नितिन भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करता है और पूरे 33 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है। अब दोस्तों सीधा चलते हैं 33 साल बाद, जब तीनों की एज 65 साल हो चुकी है और तीनों की इन्वेस्टमेंट पूरी हो चुकी है और देखते हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में फायदा किसको मिला है। इसे एक टेबल के जरिए समझते हैं, जिसमें सत्यम की 5 साल की इन्वेस्टमेंट, दीपक की 7 साल की इन्वेस्टमेंट और नितिन की 33 साल की इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ,
कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पर किसको मिला होगा। आप में से ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि ऑफ कोर्स नितिन ने सबसे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है तो उसे ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन दोस्तों सच आपकी सोच से कुछ अलग होने वाला है। हम मान के चलते हैं कि तीनों ने एक ही टाइप के फंड में और सेम अमाउंट की SIP के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट किया और तीनों को रिटर्न भी सेम 15% ही मिले हैं। तो इस हिसाब से जब हम नितिन की 33 साल की इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो दोस्तों नितिन ने इन 33 सालों में टोटल 11,88,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसके रिटर्न में नितिन को मिले हैं 3,13,00,000। अब बात करते हैं दीपक की। तो दीपक ने अपने इन्वेस्टमेंट के 7 सालों में टोटल 2,52,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर दीपक को रिटर्न मिले हैं 4,46,000 रुपए। लेकिन क्योंकि दीपक ने भले ही अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक दिया था लेकिन उसके इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहा, जिससे उसके पैसे साल दर साल बढ़ते ही रहे। और जब दीपक 65 साल का हुआ तो उसके यही इन्वेस्ट किए हुए पैसे 4,50,00,000 बन गए, जो नितिन के रिटर्न से सीधा सीधा 1 करोड़ से भी ज्यादा का फायदा है। चलो जरा सत्यम का भी हिसाब लगा लेते हैं। सत्यम ने सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट की थी और उसने टोटल 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिस पर उसे इन 5 सालों के दौरान 2,70,000 रुपए का रिटर्न मिला है। लेकिन सत्यम ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद जरूर किया था लेकिन अपने पैसे विड्रॉ नहीं किए थे, जिससे जब वो 65 साल का हुआ तो उसका टोटल रिटर्न हुआ 7,23,00,000 रुपए का। है ना दोस्तों, कितने कमाल की बात। जिसने सबसे कम पैसे इन्वेस्ट किए उसे सबसे ज्यादा रिटर्न मिले हैं। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि नितिन ने सबसे ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया और सेम फंड में ही इन्वेस्ट किया, लेकिन उसे बाकी दोनों से कम रिटर्न मिले हैं। इसका क्या कारण है? इसका रीजन है टाइम। नितिन ने क्योंकि लेट इन्वेस्टमेंट शुरू की इसलिए उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का फायदा बहुत कम मिला। हालांकि रिटर्न उसे भी बाकी दोनों की तरह 15% का ही मिला, लेकिन यहाँ पर सत्यम ने पूरा गेम चेंज कर दिया क्योंकि उसने इन्वेस्ट भी सबसे कम पैसे किए और रिटर्न भी उसे दीपक से लगभग 3 करोड़ रुपए ज्यादा और नितिन से 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मिला। क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पैसे को कंपाउंड होने में, और जो इसे जल्दी समझता है उसके लिए पैसे उसके गुलाम बन के काम करते हैं, और जो इसे लेट समझता है उन्हें मजबूरन पैसे का गुलाम बन के काम करना पड़ता है। दोस्तों इस स्टोरी से हमें कुछ लर्निंग्स मिलती हैं जिसे एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहला कि जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। एक इंसान जिसने भले ही कम अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करना शुरू किया है वो हमेशा 2 कदम आगे ही रहेगा उस इंसान से जिसने लेट इन्वेस्टमेंट शुरू की और भले ही उसने ज्यादा अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू किया। दूसरी लर्निंग ये कि अपने इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को ऑटोमेट कीजिए और कंपाउंडिंग की पावर को समझिए। सत्यम ये बात अच्छी तरह जानता था और इसलिए उसने शुरू के 5 साल ही इन्वेस्ट किया और बाकी का काम कंपाउंडिंग पर छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग 5 साल भी डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि 5 साल भी एक लंबा टाइम ही होता है और इस दौरान हमारी लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं जो हमारे डिसीजंस को कमजोर बना देते हैं और बहुत से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए सत्यम ने SIP की हेल्प से अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दिया क्योंकि मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स नहीं समझते कि हम कैसा फील कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे दिए हुए कमांड को फॉलो करते हैं, जबकि इंसानी दिमाग पल भर में अपने डिसीजंस बदल लेता है। तो SIP जैसे बेहतरीन टूल्स का फायदा उठाएं। और तीसरा है लर्न करना। दोस्तों हमें जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहिए होती है उसके लिए हमें उस चीज के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है और वो हमें लर्न करने से ही मिलती है। और दोस्तों नॉलेज भी टाइम के साथ कंपाउंड होती है। सत्यम के फादर ने उसे कुछ बुक्स रीड करने के बाद ही इन्वेस्ट करने के लिए कहा था और तभी सत्यम सही डिसीजन ले पाया। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड लर्निंग्स मिलती रहें तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ हर वीक एक नई फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो बोलते हैं 2-4 हज़ार रुपये से कोई क्या ही करोड़पति बनेगा। बाकी नेक्स्ट वीक हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।